Hello everyone, welcome to Civil Staff IS, and today we will be doing current affairs of polity. Now as you know, आपको अगर हमारा पहला लेक्चर याद हो तो वहाँ पर हमने 50 MCQs डिस्कस किए थे, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर्स के जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं उसको हमने क्वेश्चन फॉर्मेट में किया था। रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस आज आपको सेशन में देखने को मिलेंगे, जो कि अगेन 1.5 ईयर्स को कवर कर रहे हैं एंड इम्पॉर्टेंट जो भी न्यूज़ में रहा है पॉलिटी से रिलेटेड उसके रिगार्डिंग आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे रिलेटेड है सेंटर स्टेट रिलेशन से। सो आर्टिकल 263 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर-स्टेट काउंसिल टू इंप्रूव द सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन. Special category status has a constitutional basis under Article 371. Article 382 allows both center and states to make discretionary grants for public purposes. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, और इज इट 1, 2, 3? Now interstate councils remains in news. Article 371 was in news, इसीलिए आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़े हैं, लेकिन अगर आपका स्टैटिक पोर्शन अच्छा है तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ जी, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे, दैट इज 1 and 3 ओनली। नाउ अगर हम यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करते हैं तो आपको आर्टिकल 371 तो देखने को मिलता ही है, लेकिन आप अगर हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं तो स्पेशल स्टेटस दे रखा है कुछ स्टेट्स को, ठीक है। अगर हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करते हैं, आज यू नो लोकसभा इलेक्शंस में यहाँ पर बिहार जो आंध्र प्रदेश है, दोनों ही बेसिकली क्या डिमांड कर रहे थे कि हमें किस में रखा जाए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। लेकिन क्या ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता। दैट इज वाई स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बाकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, राइट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, राइट। तो आर्टिकल 282 सभी को पता है, ये आपको क्या देखने को मिलती है? That is discretionary grants, right? So discretionary grants allows both the center and the states to give grants to the public purpose, right? Next question में मूव करते हैं। आपसे पूछा गया है, आपको बताना है governance tools that are used in India. Now RTI Act 2005 mandates suo motu disclosure of information by public authorities under Section 4. Aadhaar is mandatory for availing all subsidies and benefits under all government schemes. The grievance redressal mechanism is constitutionally mandated under Article 51A. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 1 only, 1 and 2, 2 and 3, और इज इट 1, 2, 3? हाँ जी, इजी क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है, इट इज 1 ओनली। बेसिकली यहाँ पर सो मोटो डिस्क्लोजर करना है इन्फॉर्मेशन का, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज आपको देखने को मिलती है। जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है ना। सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रखी है, इट इज मैंडेटरी। देखो, सब सर्विसेज के लिए मैंडेटरी नहीं है, कुछ सर्विसेज के लिए तो मैंडेटरी है, लेकिन सारी सर्विसेज के लिए मैंडेटरी ऐसा नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट की आपको देखने को मिलती है, इट दे ऑल्सो एम्फसाइज द रिस्ट्रिक्टेड and the restricted its compulsory use to specific cases only, right? Grievance redressal mechanism की बात करते हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है? नहीं बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी देखने को मिलता। आर्टिकल 51A की बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाता है ना। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, राइट। इसीलिए आप देख सकते हैं 51A में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलती है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में कहीं पर भी आपको ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता। क्लैरिटी है? आपका ऑप्शन क्या बन जाता है? इट इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपसे 129th अमेंडमेंट बिल के बारे में पूछा गया है। इट प्रपोजेस इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 82A for simultaneous elections to Lok Sabha and state legislative assemblies. It mandates that all state legislative assemblies will dissolve with the dissolution of Lok Sabha. It was introduced in Rajya Sabha and referred to the Delimitation Commission. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, और is it 1, 2, 3? वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। All right, let's see the answer. आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे, इट इज 1 and 2 only.
नाउ जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्यों इनकरेक्ट है, तो आप देख सकते हैं इसको इंट्रोड्यूस राज्यसभा में नहीं बच्चे लोकसभा में किया गया था, एंड इट वाज रेफर टू जेपीसी बीइंग जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, नॉट द डिलिमिटेशन कमीशन, राइट। सो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बाकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 82A को इंसर्ट करने की बात की गई है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए है, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन। सो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साइमल्टेनियस इलेक्शंस होल्ड करवाने हैं, और ये मैंडेट करता है जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगी विद द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तभी आपको साइमल्टेनियस इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आपसे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा गया है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. SEC is responsible for elections to Panchayati Raj institutions and ULBs. SECs were established following the 73rd and 74th constitutional amendment. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3, और इज इट 1, 2, 3? हाँ जी, इजी क्वेश्चन बच्चे। स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज इन न्यूज, बट अगेन एज आई टोल्ड यू, पॉलिटिक के जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इट विल बी मर्ज्ड विद द स्टैटिक, ठीक है। 99% जो क्वेश्चंस आपको पॉलिटी के देखने को मिलेंगे, चाहे फिर वो करंट अफेयर से ही क्यों ना हो, लेकिन करंट अफेयर्स को भी मर्ज किया जाता है स्टैटिक से, ठीक है। ऑलराइट, हाँ जी, सो आंसर कीजिए बच्चे। Alright, let's see the answer. आंसर आपको देखने को मिलता है, it is 2 and 3 because it is not a statutory body but a constitutional body. ये क्या है, ये आपको constitutional body देखने को मिलती है। आर्टिकल कौन सा है, 243K, राइट। सो इसलिए it is a constitutional body and not a statutory body. बाकी बिल्कुल ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो ये 73rd 74th अमेंडमेंट से आपको देखने को मिला है, एंड बेसिकली ये इलेक्शंस कौन से होल्ड करवाते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के, राइट। सो जिसमें आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज देखने को मिलती हैं, राइट। सो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आपसे पूछा गया है द डिलिमिटेशन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 82. The orders of the delimitation commission are subject to judicial review in certain cases. The commission's decision can be modified by parliament after laying them before the house. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, 1 and 2, 2 only, 1 and 3, और इज इट 2 and 3 only? हाँ जी, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे, दैट इज 2 only. नाउ अगर हम डिलिमिटेशन कमीशन की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बच्चे, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये किसके तहत बनाई जाती है, वो डिलिमिटेशन एक्ट के तहत बनाई जाती है। नाउ एज पर 2024 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जिसको राठौड़ केस कहा जाता है, यहां पर बोला गया है कि जो भी आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स हैं दे कैन बी रिव्यूड, मतलब जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन आपको देखने को मिलता है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्या जो कमीशन के डिसीजंस हैं इट कैन बी मॉडिफाइड बाय द पार्लियामेंट आफ्टर लेइंग देम बिफोर बोथ द हाउसेस। सो डिसीजंस जो हैं इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ठीक है, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, क्लैरिटी है। सो इसलिए जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट। आपको याद भी रखना है लैंडमार्क केस कौन सा है, राठौड़ केस, जिसमें ये कहा गया है कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन के जो भी डिसीजंस होंगे उस पर भी जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है ईवीएम एंड वीवीपैट के बारे में। Now VVPAT was used for the first time in Goa during the 2017 state elections. EVMs are manufactured by ECIL and BEL under the Ministry of Electronics and IT. Supreme Court has mandated 100% verification of VVPAT slips with EVM data in all the constituencies. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, और इज इट 1, 2, 3? बहुत ज्यादा न्यूज में था बच्चे, इसीलिए वहां से स्टेटमेंट्स फॉर्म करी गई हैं। हाँ जी, क्विकली आंसर। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज 1 and 2 only. नाउ जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया बच्चे पिटिशन, ठीक है। पिटिशन तो लाई गई थी कि यहाँ पर 100% वेरिफिकेशन होनी चाहिए वीवीपैट की विद द ईवीएम्स, लेकिन ये जो पिटिशन लाई गई थी इसको बेसिकली डिसमिस कर दिया गया है, ठीक है। सो इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बाकी बिल्कुल ठीक है। ECIL और BEL ईवीएम्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, और ECIL जो है वो DAA के अंदर है। सो इसीलिए आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है बच्चे वो भी इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाता है, इट इज ओनली 1। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चे, ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री दे रखी है वो मिनिस्ट्री आपको गलत देखने को मिलती है। मिनिस्ट्री कौन सी है, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड जो ECIL है वो किसके अंडर है, DAE के, राइट, क्लैरिटी है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट।
ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाता है दैट इज ओनली 1, राइट। गोवा में पहली बार वीवीपैट को डिप्लॉय किया गया था, कब? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आपसे एमसीसी के बारे में पूछा गया है। इट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग अंडर आर्टिकल 324। MCC comes into force from the date of the first phase of polling. Violations of MCC can be prosecuted under the IPC or RPA, which is Representation of People's Act. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3, और इज इट 1 ओनली? हाँ जी। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज 1 and 3। नाउ अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, देखो बच्चे यहां पर एनफोर्स क्या किया जाता है, इट इज यूजिंग आर्टिकल 324, जिसमें आपको इलेक्शन कमीशन की बात करी जाती है ना। इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? गाइडलाइंस फॉर्म कर सकता है। सो एमसीसी के पास क्या जो लागू करा जाता है, क्या कोई बैकिंग है? हाँ जी, आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन की पावर्स है वो यूटिलाइज करके वो एमसीसी को लागू करते हैं। नेक्स्ट, एमसीसी कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग। जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाती है, इसलिए आपकी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसे ही ईसीआई अनाउंस करता है डेट्स को, तभी से एमसीसी लागू हो जाता है, राइट। नाउ वायलेशंस ऑफ एमसीसी आर नॉट लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन क्या उसकी वायलेशंस को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है, या तो आईपीसी में या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, ठीक है। तो क्या प्रोसिक्यूशन पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन क्या ये लीगली बाइंडिंग है? नहीं, लीगली बाइंडिंग नहीं है। यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाएगा वो कौन लेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लैरिटी है? सो आपके ऑप्शंस क्या करेक्ट बन जाते हैं? इट इज 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आर्टिकल 329 क्लॉज बी पे। Now it bars courts from interfering in the electoral process after the notification of elections. The only legal remedy after an election is over is through an election petition. Article 329 clause B applies only to Lok Sabha and not to state legislative assemblies. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, और इज इट 1, 2, 3? हाँ जी। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क करने की कोशिश कीजिए। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे 1 and 2। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बेसिकली आर्टिकल 329 क्लॉज बी क्या कहता है? ये जुडिशियल इंटरफेरेंस को रोकता है, बार करता है, प्रोहिबिट करता है, राइट। स्टेटमेंट 2 की अगर बात करते हैं, अगेन यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी लीगल रेमेडी आपको चाहिए तो वो कैसे चाहिए होगी? आपको यहाँ पर इलेक्शन पिटिशन दायर करना पड़ेगा, राइट। सो आप देख सकते हैं, आफ्टर इलेक्शंस only election petitions can be challenged and not writs issue नहीं करवाई जा सकती, राइट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इट अप्लाइज टू बोथ लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आपके पास ऑप्शंस जो करेक्ट है इट इज 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट पे मूव करते हैं विद रेफरेंस टू इलेक्शन नॉमिनेशंस। Consider the following. Only candidates from recognized political parties can file nominations without proposers. Independent candidates require at least 10 proposers for Lok Sabha elections. Rejected nominations can be challenged in high courts before polling day. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। आपके पास ऑप्शंस है 1 and 2, 2 only, 1 and 3, और इज इट 1, 2, 3? सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे दैट इज 1 and 2 ओनली। नाउ जो कैंडिडेट्स हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के, सो दे डू नॉट नीड एनी प्रपोजर्स, उनको प्रपोजर्स की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल ना। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कितने प्रपोजर्स की जरूरत है? 10 प्रपोजर्स की जरूरत है फॉर लोकसभा इलेक्शंस। जो भी यहाँ पर नॉमिनेशन रिजेक्शंस हैं दे कैन बी चैलेंज्ड वाया इलेक्शन पिटिशन। इलेक्शन पिटिशन से ही आप यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं आफ्टर द इलेक्शन, ठीक है। सो ये कहां पर दे रखा है? आर्टिकल 329 क्लॉज बी में, राइट। सो अगेन बच्चे ये न्यूज में रहा है, इन एनी सेंस बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रीपोलिंग इन इंडियन इलेक्शंस। सो रीपोलिंग इज कंडक्टेड अंडर द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324. It is automatically ordered if voter turnout is less than 50%. The decision to repoll can be taken if polling is vitiated ड्यू टू बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस एक्सेट्रा। आपको बताना है कौन सी करेक्ट ऑप्शंस है, 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2, और इज इट 1, 2, 3? हाँ जी, आंसर्स प्लीज। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे इट इज 1 and 3 ना। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर रीपोलिंग नहीं होती है, तो
तो आप देख सकते हैं देयर इज नो ऑटोमेटिक रूल फॉर लो टर्नआउट, ठीक है। सो इट इज द इलेक्शन कमीशन हु डिसाइड्स केस बाय केस। जैसे कि कहीं पर आपको वायलेंस देखने को मिलता है, कहीं पर बूथ कैप्चरिंग देखने को मिलती है, तो वहां पर रीपोलिंग करवाई जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इट हैपेंस इफ वायलेंस, बूथ कैप्चरिंग एटसेट्रा अकर। क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपसे पूछे गए हैं स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। The silence period begins 48 hours before the closing of the polling. It is applicable to both online and offline campaign activity. Violations of silence period is punishable under the Representation of Peoples Act. आपको correct statements बतानी है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, और is it 1, 2, 3? So वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर बच्चे आपको देखने को मिलता है इट इज 1, 2, 3, तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो साइलेंस पीरियड कब बिगिन होता है? 48 आवर्स बिफोर द एंड ऑफ द पोलिंग, राइट। 48 आवर्स आप जब भी पोलिंग कर रहे हैं, 48 आवर्स बिफोर ये खत्म हो जाता है, बिगिन हो जाता है, सॉरी, साइलेंस पीरियड ना। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन कैंपेन एक्टिविटी। तो सोशल मीडिया कैंपेन्स दे आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड and it is punishable under section 126 of RPA 1951, right? So तीनों ही statements आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपसे वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पूछा गया है। रोपा 1951 allows a person to contest from up to 3 constituencies. If a candidate wins from multiple seats, he must vacate all except one. Election Commission has recommended amending the law to bar contesting for more than one seat. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3, और इज इट 1, 2, 3? हाँ जी, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे दैट इज 2 and 3 ओनली। नाउ यहाँ पर 3 नहीं है बच्चे, 2 है, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज आपको कितना अलाउ किया जाता है? 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलाउ किया जाता है। सो अगर आप मल्टीपल सीट्स जीत भी जाते हैं तो आपको वेकेंट करनी पड़ेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं बच्चे, आपकी दोनों सीट्स चली जाएंगी, ठीक है। तो आपको बताना पड़ता है कि मैं कौन सी सीट छोड़ना चाह रहा हूं। नाउ बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने ये रेकमेंड किया है, अभी तो एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं इट हैज रेकमेंडेड इट टू रिस्ट्रिक्ट टू ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि एक कैंडिडेट एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ पाए। अभी तक रिकमेंडेशंस दी गई हैं। होम वोटिंग के बारे में आपसे पूछा गया है। होम वोटिंग इज अवेलेबल फॉर सीनियर सिटीजन अबव 80 एंड PWDs. It involves the use of postal ballots in the voter's residence. Home voting is conducted under the supervision of BLO and election observers. आपको correct statements बताना है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, or is it 1, 2, 3? हाँ जी। All right, let's see the answer. Answer आपको देखने को मिलता है it is 1, 2, 3. तीनों ही statements correct हो जाती हैं। So home voting basically किसके लिए है? वो सीनियर सिटीजन जो 80 ईयर्स से अबव हो चुके हैं या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। नाउ ये क्या करते हैं? ये पोस्टल बैलेट्स यूटिलाइज करते हैं वोटर के रेजिडेंस पे जाके। सो आप देख सकते हैं इट यूजेस पोस्टल बैलेट्स एट होम। BLO इज बूथ लेवल ऑफिसर्स और इलेक्शन ऑब्जर्वर्स इसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए कंडक्ट करते हैं होम वोटिंग, राइट। सो अगेन इंपॉर्टेंट है, होम वोटिंग इज अ की टर्म दैट कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपसे अबाउट फॉर्म 17C के बारे में पूछा गया है। इट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन एन इलेक्शन। कैंडिडेट्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव अ कॉपी ऑफ फॉर्म 17C फ्रॉम रिटर्निंग ऑफिसर्स। इट्स कंटेंट्स आर कॉन्फिडेंशियल एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, और इज इट 1, 2, 3? सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं बच्चे। आंसर आपको देखने को मिलता है दैट इज 1 and 2। नाउ देख सकते हैं क्या इसको एविडेंस की तरह नहीं यूटिलाइज किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इट्स कंटेंट्स कैन बी यूज्ड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द इलेक्शन डिस्प्यूट्स। सो फॉर्म 17C बेसिकली क्या देता है? अकाउंट ऑफ वोट्स पोल्ड एंड इट इज प्रोवाइडेड ऑफ टू पोलिंग एजेंट्स और कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाता है, राइट। सो याद रखिए कि इसको एज अ एविडेंस यूटिलाइज किया जा सकता है। सो आंसर आपका बन जाता है 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं आपसे। ब्रेल इनेबल्ड EVMs इंश्योर एक्सेसिबिलिटी फॉर विजुअली impaired वोटर्स। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू यूज ब्रेल साइंस इन इलेक्टोरल टेक्नोलॉजी। VVPAT machines also have audio output for blind voters. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं।
1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, or is it 1, 2, 3 only? All right. Okay, let's see the answer. Answer आपको देखने को मिलता है that is 1 only. Now ब्रेल enabled बेसिकली क्या करता है? एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है बच्चे, है ना? तो विजुअली इंपेयर्ड वोटर्स जो हैं वो अब ब्रेल enabled ईवीएम्स को यूटिलाइज कर सकते हैं. अदर कंट्रीज में भी आपको देखने को मिलता है जैसे यूएस, यूके, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है. ना वीवीपैट्स डू नॉट हैव ऑडियो आउटपुट, ओनली द विजुअल प्रिंटआउट्स. विजुअल प्रिंटआउट्स ही देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर कोई ऑडियो आउटपुट आपको नहीं देखने को मिलती है. ठीक है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. आपसे एंटी डिफेक्शन के बारे में पूछा गया. एंड इंडिपेंडेंट एमएलए इज डिस्क्वालिफाइड इफ ही जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन. A nominated member can join any party within 6 months of being nominated. The speaker is required to decide defection cases within 3 months. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है. आपके पास ऑप्शंस हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, और इज इट 1, 2, 3? हाँ जी. सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए. बहुत इजी है बच्चे. ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर. आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज 1 and 2. अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लगाया जा सकता है. अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर विद इन 6 मंथ्स उसको ज्वाइन कर ले तो क्या उस पर एंटी डिफेक्शन लगेगा? नहीं लगेगा, 6 मंथ्स के बाद लगेगा. ठीक है, सो नॉमिनेटेड मेंबर कैन ज्वाइन एनी पार्टी विद इन 6 मंथ्स, दैट इज ट्रू. वो ज्वाइन कर सकता है, उस पर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा. 6 मंथ्स के बाद अगर ज्वाइन करता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लगाया जाएगा. ना स्पीकर के पास कोई टाइम लिमिट दे रखा है? नहीं बच्चे, देयर इज नो टाइम लिमिट. ठीक है, सो देयर इज नो टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्पीकर टू डिसाइड ऑन द डिफेक्शन केसेस. दैट इज एन इशू. यही इशू एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. आपसे पूछा गया है एफपीटीपी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में. एफपीटीपी यूजुअली लीड्स टू सिंगल पार्टी मेजॉरिटी व्हाइल पीआर एनकरेजेस कोalition गवर्नमेंट्स. PR ensures better representation for smaller parties and minorities. India uses the PR system for Rajya Sabha elections. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है. आपके पास ऑप्शंस हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, और इज इट 1, 2, 3? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, ये हमारा स्टैटिक से भी लिंक्ड है. सो ध्यान से स्टेटमेंट्स को रीड कीजिए और उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए. हाँ जी. ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर. आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ना एफपीटीपी की अगर बात करते हैं सिंगल पार्टी मेजॉरिटी आपको देखने को मिलती है, बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर होगी तो जितनी प्रोपोर्शन में उनको वोट्स मिलेंगी उतनी प्रोपोर्शन में ही इनको सीट्स भी मिलेंगी. तो कोalition गवर्नमेंट्स को ये और भी ज्यादा एम्फसाइज करता है. ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करते हैं तो इट इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन, ऑब्वियस ही बात है ना. मान लो यहाँ पर 20% वोट्स ए कैंडिडेट को मिले हैं तो उसको कितनी सीट्स मिलेंगी? ए कैंडिडेट जो ए पार्टी है उसको 20% सीट्स भी मिल जाएंगी. तो एक तरह से बेटर रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलती है. हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर यूटिलाइज करते हैं? राज्यसभा में यूटिलाइज करते हैं, जहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं. डायरेक्ट इलेक्शंस में हम क्या यूटिलाइज करते हैं? एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. राइट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री कमिटी से रिलेटेड. अ पार्लियामेंट्री कमिटी आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. Cabinet committees are formed under the Government of India Transaction of Business Rules 1961. Privileges Committee in Lok Sabha has 15 members nominated by the Speaker. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3, और इज इट 1, 2, 3? हाँ जी, पार्लियामेंट्री कमिटीज. ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर. आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज 2 and 3 ओनली. नाउ अगर हम पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात करते हैं, इट इज रिटन ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं बच्चे, सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज आपको नहीं देखने को मिलती है. जो मोस्ट स्पेशली जब हम कैबिनेट कमिटीज की बात करते हैं, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन. ये कहां पर डिस्क्राइब है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत डिफाइंड है. नाउ प्रिविलेजेस कमिटी की अगर बात करते हैं लोकसभा की, तो यस, यहां पर आपको 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं. दे आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर. राइट, सो आपकी जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स हैं दे आर करेक्ट. राइट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. आपसे पूछा गया सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा. ना आर्टिकल 98 mandates a separate secretariat for each house of the parliament. Secretary General of Lok Sabha is placed higher in order of precedence than of the cabinet secretary. The speaker and chairman can create new posts in the respective secretariats. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2, और इज इट 1, 2, 3? हाँ जी. All right, let's see the answer. आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे इट इज 1 and 3.
ना आर्टिकल 1998 की अगर बात करते हैं तो वहां पर प्रोवाइड किया हुआ है कि आपके पास सेपरेट सेक्रेटेरिएट्स होने चाहिए हर हाउस के। दूसरा, सेक्रेटरी जनरल, देखो कैबिनेट सेक्रेटरी का रैंक जो है वो 11th है और सेक्रेटरी जनरल का 23rd है, ठीक है, अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करते हैं। एंड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की अगर बात करते हैं तो बच्चे आपको फर्स्ट 10 पोजीशंस तो याद ही होनी चाहिए, फर्स्ट 10 रैंक्स यू शुड रिमेंबर, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं ना। स्पीकर की अगर बात करते हैं और चेयरमैन की बात करते हैं तो क्या वो न्यू पोस्ट्स क्रिएट कर सकते हैं? सो आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो स्पीकर एंड चेयरमैन कैन क्रिएट पोस्ट, बट फॉर क्लासेस 1 and 2 कंसल्टेशन विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज रिक्वायर्ड। कंसल्टेशन किससे लेनी पड़ती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आपसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स के बारे में पूछा गया है। द रूल्स अप्लाई ओनली टू एप्लीकेंट्स फ्रॉम 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश. Aadhaar is one of the accepted documents for proof of entry into India. Applicants must renounce foreign citizenship only after receiving Indian citizenship approval. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 1 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only, और इज इट 1 2 3? सो स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से रीड कीजिए, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे 1 2 3, तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं। सो जो रूल्स हैं वो किनके अप्लाई होते हैं? 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज, जिसमें आपको हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस देखने को मिलते हैं। दे हैव एंटर्ड इन इंडिया, कहां से? 3 कंट्रीज से। कौन कौन सी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, हु हैव एंटर्ड बिफोर डिसंबर 2014। दिसंबर 2014 से ये पहले पहले आ चुके हैं। आधार को एक्सेप्ट किया जा रहा है एज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, इट इज अ प्रूफ ऑफ एंट्री, एंड एप्लीकेंट्स को रिनाउंस करनी है अपनी फॉरेन सिटीजनशिप जैसे ही वो एक्वायर कर लेंगे क्या? इंडियन सिटीजनशिप, राइट। सो तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आपसे ओसीआई कार्ड होल्डर्स के बारे में पूछा गया है। OCI card holders have parity with NRIs in matters of adoption, education and property ownership. OCI card holders are required to notify the FRRO of any change in address in India or abroad. OCI status can be revoked if obtained by fraud or if involved in acts prejudicial to national interest. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, और इज इट 1 2 3? हाँ जी, आंसर्स प्लीज। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। सो ओसीआई कार्ड होल्डर्स दे हैव पैरिटी विद एनआरआईज, राइट। सो आप देख सकते हैं एजुकेशन, अडॉप्शन और प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, इसको छोड़कर बाकी इनके पास पैरिटी एग्जिस्ट करती है। कोई भी चेंज इन एड्रेस है उसको रिपोर्ट करना है एफआरआरओ या फॉरेन डिवीजन में, और अगर ओसीआई को फ्रॉड्यूलेंटली लिया गया है या आप इन्वॉल्व हैं एंटी नेशनल एक्टिविटीज में, तो आपकी जो ओसीआई कार्ड होल्डर हैं उसको रिवोक किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है रिजर्वेशन एंड सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससीज, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड सब क्लासिफिकेशन विद इन एससीज फॉर टारगेटेड रिजर्वेशन बेनिफिट्स। द इंदिरा साहनी जजमेंट prohibited sub-classification among backward classes. Article 342 clause 2 empowers the president to create sub-categorizations within the SCs. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है, 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, और इज इट 1 and 2 only? हाँ जी, सो स्टेटमेंट्स को बहुत ही ध्यान से रीड कीजिए एंड उसके बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे दैट इज ओनली 1 ना। अगर हम यहाँ पर इंदिरा साहनी केस की बात करते हैं तो इट एक्चुअली अलाउड सब क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। आर्टिकल 342 क्लॉज 2 की अगर बात करते हैं, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट एंड नॉट द प्रेसिडेंट, ठीक है। सो पार्लियामेंट बेसिकली क्या कर सकता है? इंक्लूजन या एक्सक्लूजन कर सकता है, बट नॉट सब क्लासिफिकेशन। सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता, ठीक है, वहां पर कुछ ऐसा नहीं लिखा गया, यहाँ पर इंक्लूजन या एक्सक्लूजन की बात लिखी गई है। क्लैरिटी है? सो इसलिए आपका जो स्टेटमेंट 3 है वो भी इनकरेक्ट हो जाता है, आपका ऑप्शन बन जाता है इट इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आपसे यूसीसी के बारे में पूछा गया है। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द स्टेट टू इंप्लीमेंट अ यूसीसी फॉर ऑल सिटीजंस। गोवा इज द ओनली इंडियन स्टेट दैट हैज ऑलरेडी अडॉप्टेड यूसीसी। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट यूसीसी इज जस्टिसेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, और इज इट 1 2 3? बहुत ईजी है बच्चे, ध्यान से स्टेटमेंट्स रीड कीजिए और उसके बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए।
ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे दैट इज 1 and 2। नाउ थर्ड स्टेटमेंट ऑब्वियसली इनकरेक्ट है क्योंकि डीपीएस फीस का पार्ट है, तो ऑब्वियसली बात है यूसीसी इज नॉन जस्टिसेबल, है ना। सो इसीलिए आप देख सकते हैं जो आपका स्टेटमेंट 3 है वो इनकरेक्ट हो जाता है, बाकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पूछा गया है। आर्टिकल 22 परमिट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन बट प्रोवाइड्स सर्टेन सेफगार्ड्स। A person can be preventively detained for up to 1 year without trial under any circumstances. The advisory board reviewing preventive detention cases consists of 3 judges of the High Court. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, और इज इट 1 2 3। सो स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से रीड कीजिए एंड उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए। देखिए अगर आपने स्टैटिक भी अच्छे से पढ़ा है तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे 1 and 3। ना प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 months तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 महीने तक तो आपको कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन 3 महीने के बाद अगर आपको प्रिवेंटिवली डिटेन करना है तो आपको एडवाइजरी बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। सो एडवाइजरी बोर्ड में दे मस्ट कंटेन 3 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। सो आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, इट इज आर्टिकल 22 क्लॉज 4, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन इज स्टैट्यूटरी राइट अंडर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। It was recognized as a part of the right to privacy under Article 21 by the Supreme Court. Right to be forgotten allows individuals to seek deletion of personal data from the digital platforms. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। आपके पास ऑप्शंस हैं 2 and 3, 1 and 3, 1 and 2, और इज इट 1 2 3। हाँ जी, राइट टू बी फॉरगॉटन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है दैट इज 2 and 3। नाउ अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जो डेटा प्रोटेक्शन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर कहीं पर भी एक्सप्लिसिट मेंशन कहीं पर भी नहीं है बच्चे राइट टू बी फॉरगॉटन का, ठीक है। सो राइट टू बी फॉरगॉटन बेसिकली आपको कहां पर देखने को मिला, दैट इज इट इज अ फैसेट ऑफ राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी कहां पर देखने को मिलता है, दैट इज अंडर आर्टिकल 21। और केस कौन सा केस, पुट्टुस्वामी केस, अ लैंडमार्क केस, राइट। सो बेसिकली जो राइट टू बी फॉरगॉटन है वो क्या करता है, इट रेफर्स टू अ पर्सन्स राइट टू रिक्वेस्ट डेटा एरेजर, ठीक है। डेटा, मेरा जो डेटा है उसको इरेज कर दिया जाए, क्लैरिटी है। सो इसलिए आपकी जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिस्कल फेडरलिज्म के थ्रू। आर्टिकल 270 प्रोवाइड्स फॉर शेयरिंग ऑफ यूनियन टैक्सेस विद द स्टेट बेस्ड ऑन फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 293 empowers states to borrow from foreign agencies with union government's approval. Article 280 mandates that the finance commission must be constituted every 5 years. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, और इज इट 1 2 3। हाँ जी, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क करने की कोशिश कीजिए। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे इट इज 1 and 3। ना आर्टिकल 270 की अगर बात करते हैं तो शेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन टैक्स की बात की गई है। आर्टिकल 293 स्टेट्स कैन ओनली बोरो विद इन इंडिया, फॉरेन स्टेट से नहीं बोरो कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 280 की अगर बात करते हैं तो यस दैट इज ट्रू। फाइनेंस कमीशन या तो 5 साल या 5 साल से पहले कौन बनाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। सो इसीलिए जो आपकी स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती हैं दे आर 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में पूछा गया है। इट इज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 275 ऑफ टू एड्रेस द इंटरस्टेट इनइक्वालिटी। It was first given on the recommendations of the 5th Finance Commission in 1969. The 14th Finance Commission abolished the concept of special category status. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 2 only, 1 and 2, 1 and 3, और इज इट 2 and 3 only. So स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से रीड कीजिए and then attempt the question. All right, let's see the answer. आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे दैट इज 2 only. ना आर्टिकल 275 की बात करते हैं तो जो आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है बच्चे एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। अगर 275 की बात करते हैं तो वहां पर स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की बात की गई है, ठीक है। सो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये पहली बार आपको देखने को मिलता है 1969 में जो 5th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस थी वहां पर इसकी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है।
लेकिन इट वाज इन द 14th फाइनेंस कमीशन जब इसको आप देख सकते हैं recommendations increased the devolution but did not abolish the SCS formally. ठीक है, सो फॉर्मली इसको अबॉलिश नहीं किया गया था, बेसिकली डेवोल्यूशन इंक्रीज करने की बात की गई थी। आपने देखा भी होगा, अगर 14th फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो वहां पर डेवोल्यूशन 30% से लेकर सीधा 42% डेवोल्यूशन कर दी गई थी। ठीक है, तो इंक्रीज डेवोल्यूशन की बात की गई थी, फॉर्मली इसको अबॉलिश नहीं किया गया था। क्लैरिटी है? सो इसीलिए आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सो 6th schedule provides for ADC in certain northeastern states. Parliament can form new states under Article 3 of the Constitution. Consent of the state legislature is mandatory for Parliament to create a new state. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, और is it 1, 2, 3? हाँ जी, ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है दैट इज 1 and 2 ओनली। नाउ पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, दैट इज आल्सो ट्रू। 6th शेड्यूल की अगर बात करते हैं तो किस पे अप्लाइड है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वो क्या बना सकते हैं? एडीसीज, दैट इज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना सकते हैं। पार्लियामेंट यहाँ पर न्यू स्टेट्स फॉर्म कर सकता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। पार्लियामेंट ओनली नीड्स टू सीक द रिव्यूज, व्यूज लेने हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। भाई कल को अगर स्टेट मना भी कर दे तब भी पार्लियामेंट यहाँ पर अपना काम कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर यूनिटरी फीचर आपको देखने को मिलता है कि भाई पार्लियामेंट जब चाहे कोई नई स्टेट बना सकता है, नई स्टेट का नाम लग सकता है, सो एंड सो फोर्थ। सो ये किसके पास पावर है? ये पार्लियामेंट के पास पावर एग्जिस्ट करती है, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन, अगेन स्टैटिक पोर्शन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है मीडिएशन एक्ट 2023। द एक्ट मेक्स प्री लिटिगेशन मीडिएशन मैंडेटरी इन सिविल एंड कमर्शियल डिस्प्यूट्स। Community mediation can be initiated by unanimous consent of the local representatives. Mediation Council of India is a constitutional body. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, और is it 1, 2, 3? इजी क्वेश्चन बच्चे। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है 1 and 2, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, सो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और यहाँ पर मैंडेट किया गया है जो प्री लिटिगेशन मीडिएशन है फॉर मोस्ट द केसेस, स्पेशली जब आपको सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, राइट? सो आपकी पहली दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपसे ट्रिब्यूनल्स के बारे में पूछा गया है। ट्रिब्यूनल्स आर बाउंड बाय CPC, that is Code of Civil Procedure and Code of Criminal Procedure. They are usually chaired by judges only and do not include domain experts. Tribunals are governed by principles of natural justice. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। 3 only, 1 and 2, 1 and 3, और is it 2 and 3 only? बहुत इजी है बच्चे। ट्रिब्यूनल्स के बारे में आप एनीवे स्टैटिक में भी पढ़ते हैं। हाँ जी, ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज 3 ओनली। नाउ ट्रिब्यूनल्स आर बाउंड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ना कि CPC, CRPC। नाउ इट इज यूजुअली चेयर्ड बाय जजेस, दैट इज ट्रू। लेकिन क्या डोमेन एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं इसमें? होते हैं बच्चे। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इट इंक्लूड्स द जुडिशियल एज वेल एज एक्सपर्ट मेंबर्स। ठीक है, सो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड की अगर बात करते हैं, दैट इज बिल्कुल ट्रू। यहाँ पर ये वर्क कैसे करते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजरल लॉज को ये फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है जी, सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड पहली दो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपसे BNSS के बारे में पूछा गया है। BNSS 2023, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स मस्ट बी रिलीज्ड ऑन बेल if detained for over 1/3 of maximum sentence. Plea bargaining under BNSS is permitted for offences with punishment up to 10 years. The SC has held that anticipatory bail can be granted in SC/ST Act cases if prima facie evidence is absent. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, और is it 1, 2, 3? हाँ जी, ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे 1 and 3। ना बेसिकली प्ली बार्गेनिंग जो आपको देखने को मिलती है वो अलाउड है जब पनिशेबल कब तक है, कहां तक है? 7 years तक, ना कि 10 साल तक। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बाकी बिल्कुल ठीक है। जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं
उनको रिलीज करा जाए बेल पे, अगर जो भी पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट उस केस में बनती है, अगर वो 1/3 सजा काट चुके हैं तो उनको बेल मिलनी ही मिलनी चाहिए, राइट। और थर्ड की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग करी है कि एंटीसिपेटरी बेल प्रोवाइड करी जाए अगर कोई प्राइमा फेशी एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। सो आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ग्राम न्यायालय इसके बारे में पूछा गया है। They were established by a constitutional amendment to ensure local justice. They function as mobile courts and aim to reduce pendency in rural areas. They are governed under a centrally enacted statute. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3, और इज इट 1, 2, 3। सो ग्राम न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, स्टैटिक में भी एनीवेज आप रीड करते हैं। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज 2 and 3। ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं थी बच्चे, इट वाज एन एक्ट, ठीक है। तो ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा बनाया गया है, ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, थर्ड करेक्ट हो जाती है, राइट। सो ये मोबाइल रूरल कोर्ट्स हैं जिसे कि हम इंक्रीज करना चाहते हैं एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस। नेक्स्ट आता है दैट इज FTSCs। सो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के बारे में, सो दैट इज FTSCs। These courts were created especially for POCSO and rape cases. FTSCs are governed under Article 247 of the Constitution. States are responsible for setting up of FTSCs using centrally sponsored funds. आपको बताना है कौन सी करेक्ट ऑप्शंस हैं, 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, और इज इट 1, 2, 3? हाँ जी, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है दैट इज 1 and 2 ओनली। नाउ पॉक्सो और रेप केसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए थे ना। बेसिकली आप देख सकते हैं दे आर नॉट क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 247। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टैब्लिश कर सकती हैं ऐसे कोर्ट्स, राइट। सो बेसिकली स्टेट्स भी एम्पावर्ड है, इंप्लीमेंट कर सकती हैं, बट दीज आर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, राइट। सो आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फंड्स यूटिलाइज करके यहाँ पर स्टेट्स क्या कर सकती हैं, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बना सकती हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जीरो FIR के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जीरो FIR कैन बी फाइल्ड एट एनी पुलिस स्टेशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स jurisdiction. A curative petition is filed after the dismissal of a review petition by the Supreme Court. Mercy petitions are addressed to the President and are decided by the Supreme Court. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, और इज इट 1, 2, 3? ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे 1 and 2। ना जीरो FIR को किसी भी पुलिस स्टेशन में आप लॉग इन कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी जुरिस्डिक्शन की जरूरत नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जीरो FIR, राइट। सो आप देख सकते हैं इट अलाउज विक्टिम्स टू फाइल FIR एनीवेयर, कहीं पर भी ये जीरो FIR लिखवा सकते हैं। क्यूरेटिव पिटिशन कब होती है, जब उनकी रिव्यू पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब आपको क्यूरेटिव पिटिशन देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं इट इज द लास्ट जुडिशियल रिजॉर्ट। ये क्या है, ये लास्ट जुडिशियल रिजॉर्ट आपको देखने को मिलता है। नाउ क्या ये डिसाइड करी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मर्सी पिटिशंस? नहीं बच्चे, दे आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, राइट। सो मर्सी पिटिशंस आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर, नॉट बाय द SC। सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं करती है। मर्सी पिटिशंस जाती किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास जाती है या गवर्नर के पास जाती है। क्लैरिटी है? तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, पहली दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय न्याय संहिता के बारे में पूछा गया है। इट रिप्लेसेस द IPC। द ऑफेंस ऑफ सेडिशन हैज बीन रिटेन्ड विद ब्रॉडर डेफिनेशन। कम्युनिटी सर्विस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, और इज इट 1, 2, 3? भारतीय न्याय संहिता, हाँ जी। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे 1 and 3। नाउ अगर हम सेडिशन की बात करते हैं, इट हैज बीन रिमूव्ड, इसको रिमूव कर दिया गया। बट आप देख सकते हैं न्यूअर प्रोविजंस देखने को मिलती है जो पीनलाइज करती है सेसेशनिस्ट और सबवर्सिव एक्ट्स को, ठीक है। सो एज सच जब टर्म की बात करते हैं तो टर्म आपको सेडिशन कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता है, इसको रिमूव कर दिया गया, लेकिन ब्रॉडर डेफिनेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो जो पेटी ऑफेंसेस हैं उनके लिए कम्युनिटी सर्विस एक पनिशमेंट के तौर पे दी गई है, राइट। सो आपकी जो पहली और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपसे पूछा गया है दैट इज BNSS के बारे में।
सो बेसिकली ये रिप्लेस करता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को. Under trials can be released if they have spent 1/3 of the maximum sentence for the first offense. BNSS provides for a uniform sentencing policy through prescribed sentencing ranges for each offense. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है. आपके पास ऑप्शंस है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, और इज इट 1, 2, 3? हाँ जी, BNSS. All right, let's see the answer. आंसर आपको देखने को मिलता है that is 1 and 2. बेसिकली ये रिप्लेस किसको करता है? क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड को. फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को जो भी मैक्सिमम सेंटेंस हो सकता है, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है, अगर उन्होंने 1/3 ऑफ द टाइम जेल में बिता लिया है तो उनको बेल मिलनी चाहिए. ठीक है, सो आप देख सकते हैं जो भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, अगर उन्होंने 1/3 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस दे हैव बीन हेल्ड, देन दे मस्ट बी रिलीज्ड ऑन बेल. ठीक है, नाउ BNSS does not prescribe a uniform sentencing policy, ठीक है, with fixed ranges. जो जजेस हैं उनके पास अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन एग्जिस्ट करती है. राइट, क्लैरिटी है. इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बाकी दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट आता है दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट विच इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम. सो आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. सेकंड स्टेटमेंट है BSA अलाउज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज एडमिसिबल एविडेंस. इट एक्सक्लूड्स प्रिजम्पशंस बेस्ड ऑन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड्स. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, और इज इट 1, 2, 3? हाँ जी, BSA 2023, दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर. आंसर आपको देखने को मिलता है दैट इज 1 and 2. ना बेसिकली ये एक्सक्लूड नहीं करता है, तो आप देख सकते हैं BSA डज नॉट एक्सक्लूड टेलीफोनिक रिकॉर्ड्स, इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन एडमिसिबल एविडेंस. राइट, सो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बाकी दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है. ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एज एडमिसिबल एविडेंस लेता है. ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. आपसे DPDP के बारे में पूछा गया है. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023. It provides individuals with the right to access, correct and erase their personal data. The act applies only to data collected online by private companies. The Data Protection Board established under the act has adjudicatory powers. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 2, or is it 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2, or is it 1, 2, 3? All right, let's see the answer. आंसर बच्चे आपको देखने को मिलता है दैट इज 1 and 3 ओनली. नाउ बेसिकली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्यों इनकरेक्ट हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है ओनली टू द डेटा कलेक्टेड ऑनलाइन. ठीक है, इट इज बोथ बच्चे, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन डेटा. ठीक है, जब ऑफलाइन डेटा को जब डिजिटाइज किया गया लेटर, वो भी बेसिकली इंक्लूड किया जाता है. राइट, सो इट अप्लाइज टू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डेटा डिजिटाइज लेटर, नॉट जस्ट ऑनलाइन और प्राइवेट डेटा. राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बाकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पर आपको डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड देखने को मिलता है जिसके पास एडजुडिकेटरी पावर्स हैं, एनफोर्समेंट की पावर्स हैं. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड करता है, वो क्या प्रोवाइड करता है? आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है, करेक्शन एंड इवन इरेज करने की पावर भी प्रोवाइड करता है. क्लैरिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. आपसे टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के बारे में पूछा गया है. It replaces the Indian Telegraph Act of 1885. The act provides legal backing to internet shutdowns during public emergencies. Telecom spectrum allocation is now based solely on auctions. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, or is it 1, 2, 3? Telecommunications Act of 2023. हाँ जी, ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर. आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे दैट इज 1 and 2 ओनली. नाउ जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो ऑक्शंस हैं दे आर जनरली कॉमन. ठीक है, बट द एक्ट ऑल्सो अलाउज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज. कोई स्पेसिफिक सर्विसेज हैं तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एलोकेशन की जाएगी. तो सिर्फ ऑक्शंस के थ्रू नहीं, ज्यादातर तो ऑक्शंस ही होंगी, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन कुछ स्पेक्ट्रम के लिए कुछ सर्विसेज जैसे मिलिट्री सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जाती हैं, तो उनके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन भी देखने को मिलेगी. ठीक है, सिर्फ ऑक्शंस के थ्रू नहीं. मान लो कोई सीक्रेट सर्विसेज हैं या फिर जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए अगर एलोकेशन देनी है तो कौन करेगा? इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन.
क्लैरिटी है, ठीक है। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आपसे सीपीए के बारे में पूछा गया है, विच इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट ऑफ 2019. The act recognizes misleading advertisements as a punishable offense. Central Consumer Protection Authority is empowered to impose penalties on endorsers. Gambling and betting advertisements are covered under the act's jurisdiction. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, और इज इट 1, 2, 3? हाँ जी, ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर. आंसर बच्चे तीनों ही करेक्ट हो जाती हैं ना. बेसिकली अगर आप कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस बन जाता है. यहां पर पीनलाइज कौन करता है? इट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. इसके पास पावर्स है कि वो इंपोज कर सकती है पेनल्टीज. गैम्बलिंग और बेटिंग एडवर्टाइजमेंट्स को भी इसमें कवर किया गया है, ठीक है. तो एडवाइजरीज हैव बीन इशूड फॉर देम. जो भी बेटिंग या गैम्बलिंग प्रमोशंस करते हैं तो उनके लिए एडवाइजरीज दी गई हैं, ठीक है. तो इसको इंक्लूड किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आपसे एफसीआरए के बारे में पूछा गया. NGOs must register and designate an SBI account in New Delhi to receive foreign funds. Only up to 20% of foreign contribution can be used for administrative expenses. Foreign Contribution Regulation Act authority registration is valid for a period of 10 years. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, और इज इट 1, 2, 3? फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अथॉरिटी. हाँ जी, ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर. आंसर बच्चे आपको देखने को मिलता है 1 and 2. नाउ जो एफसीआरए की रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल है, ना कि 10 साल, ठीक है. इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बाकी बिल्कुल करेक्ट है. एनजीओ जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हैं उनको एक एसबीआई का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एंड दैट टू न्यू दिल्ली ब्रांच में, ठीक है. और जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन इनके पास आ रही है उसमें से सिर्फ 20%, 20% ही ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस शो कर सकते हैं. बाकी जो 80% इनको मिल रहा है उनको दिखाना पड़ेगा कि वो जिस लिए उन्होंने एनजीओ खोला है उस पे वो एक्सपेंसेस होने चाहिए, ठीक है. सो यहाँ पर 5 साल की आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वैलिडिटी देखने को मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, पोस्ट ऑफिस एक्ट के बारे में पूछा गया. ये बेसिकली रिपील करता है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898. It provides legal protection to postal employees against prosecution and delivery related disputes. It allows the postal network to function as a public utility and financial service provider. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है. आपके पास ऑप्शंस हैं 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, और इज इट 1, 2, 3? सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए. ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर. आंसर बच्चे आपको देखने को मिलता है तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं. बेसिकली रिपील करता है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को और ये लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बच्चे, ठीक है. तो जो भी गुड फेथ डिलीवरी एक्शंस हैं तो पोस्टल एम्प्लॉइज को यहाँ पर कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ना हो, प्रोसिक्यूशन ना हो, इसलिए उनको यहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है. और बेसिकली अब पोस्टल नेटवर्क क्या बन चुका है? एक फंक्शन बन चुका है पोस्ट पब्लिक यूटिलिटी का, और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर भी है, राइट. तो तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आपसे सीबीआई और ईडी चीफ्स के बारे में पूछा गया है. द टेन्योर ऑफ सीबीआई एंड ईडी चीफ्स कैन बी एक्सटेंडेड टू अ मैक्सिमम 5 years. The selection panel includes the Prime Minister, Leader of Opposition of Lok Sabha, and Chief Justice of India. The tenure and removal are governed by the Lokpal and Lokayukt Act of 2013. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, 1 and 2, 2 and 3, 1 only, और इज इट 1, 2, 3? हाँ जी, ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर. आंसर बच्चे आपको देखने को मिलता है, इट इज 1 and 2. नाउ इनका जो टेन्योर है वो लोकपाल एक्ट या लोकायुक्त एक्ट नहीं गवर्न करता है, ठीक है. सो दे डू नॉट गवर्न देयर अपॉइंटमेंट और रिमूवल. सो अगर हम सीबीआई की बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर जो सीबीआई है वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है, क्योंकि ना ही ये स्टैट्यूटरी है ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको देखने को मिलती है. लेकिन इसकी पावर्स कहाँ से ड्राइव होती है? डीएसपी एक्ट, ठीक है. सो इसीलिए जो इनकी रिमूवल या अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, इट इज नॉट गवर्न बाय लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट. जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बाकी दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है. क्लैरिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आपसे लोकपाल के बारे में पूछा गया है. द लोकपाल इज एन एंटी करप्शन ombudsman at the central level. Lokpal has jurisdiction only over Group A officers and not MPs. The term of Lokpal chairperson is 5 years or till the age of 70 years, whichever is earlier. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है. आपके पास ऑप्शंस हैं 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2, और इज इट 1, 2, 3? हाँ जी,
ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर बच्चे आपको 1 and 3 देखने को मिलता है। इट कवर्स इवन द पीएम, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर को भी कवर कर रहे हैं तो क्या एमपीज को छोड़ा जाएगा? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आप देख सकते हैं ये ग्रुप ए ऑफिसर्स, एमपीज एंड इवन पीएम। पीएम के पास कुछ विद कंडीशंस हैं, बट हाँ ये पीएम को भी प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बाकी बिल्कुल ठीक है। इनका टेन्योर आपको 5 years या टिल द एज ऑफ 70 years देखने को मिलता है। नेक्स्ट, प्रोसिक्यूशन विंग ऑफ लोकसभा की लोकपाल की बात कर रखी है। द इंक्वायरी विंग सबमिट्स इट्स रिपोर्ट विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हेड्स द प्रोसिक्यूशन विंग। द इंक्वायरी विंग हैज पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है, 2 and 3, 1 and 3, सॉरी 1 and 2, 1 and 3, और इज इट 1, 2, 3? ऑलराइट, देखो ये तो स्टैटिक में भी पढ़ते हैं बच्चे हम, लोकपाल लोकायुक्त की पावर्स। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर बच्चे आपको देखने को मिलता है टेस्ट 2 and 3। ना जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स है उसको सबमिट करना है 60 दिन में, ना कि 30 days में, ठीक है। तो 60 days है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। बाकी बिल्कुल ठीक है। जो प्रोसिक्यूशन विंग है वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इसको लीड करते हैं, और अगर हम इंक्वायरी विंग की बात करते हैं तो इनके पास पावर्स हैं एज अ सिविल कोर्ट, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शंस जो करेक्ट हो जाती हैं दैट इज 2 and 3। नेक्स्ट आता है विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2014। It provides protection to anyone disclosing corruption in public interest. Identity of whistleblowers must be revealed during inquiry for transparency. The act is yet to be operationalized fully due to lack of rules. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, और इज इट 1, 2, 3? हाँ जी, ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर बच्चे आपको देखने को मिलता है इट इज 1 and 3। नाउ यहाँ पर लिखा है दैट आइडेंटिटी ऑफ विसल ब्लोअर्स मस्ट बी रिवील्ड। ऑब्वियसली बात है बच्चे, विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी को रिवील क्यों किया जाएगा? ये बेसिकली क्या मैंडेट करता है? अनोनिमिटी, जिसके लिए जो भी विसल ब्लोअर है उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना लिया जाए, है ना। तो इसलिए मैंडेटरी क्या है? अनोनिमिटी ऑफ द विसल ब्लोअर। सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बाकी स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलती है, राइट। तो अभी एज सच फुली ऑपरेशनलाइज नहीं है क्योंकि इसके पेंडिंग रूल्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। सो आंसर क्या बन जाता है? इट इज 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट आता है राइट टू सर्विसेज। इट इज जस्टिशिएबल अंडर द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। Several states have enacted their own right to services act. The central government has enacted a national level right to public services act. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं 2 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, और इज इट 1, 2, 3? हाँ जी, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर बच्चे आपको देखने को मिलता है इट इज 2 only। नाउ ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये बेसिकली रिलेटेड है किससे? गुड गवर्नेंस से। बहुत सारी स्टेट्स ने खुद अपने एक्ट्स बना लिए हैं, जैसे कि आपको मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक एज सच कोई नेशनल एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। दो प्रपोजल्स तो दिए गए हैं लेकिन अभी भी कोई एक्ट नहीं बनाया गया है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है? इट इज 2 only। नेक्स्ट आता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 102। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूट। डिस्क्वालिफिकेशन इज ऑटोमेटिक ऑन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आपको देखने को मिलता है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, और इज इट 1, 2, 3? हाँ जी, ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर बच्चे आपको देखने को मिलता है इट इज 1 and 2। ना डिस्क्वालिफिकेशन कंडीशंस आपको लिस्ट करी गई हैं अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, लेकिन कोई लीगल डेफिनेशन अभी भी आपको नहीं देखने को मिलती है। केस बाय केस रेफर की जाती है और जुडिशरी इसको इंटरप्रेट करता है। ना डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक नहीं है बच्चे, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है किसकी एडवाइस पे? ईसीआई की एडवाइस पे, ठीक है। सो इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। देयर इज नो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन, राइट। तो आंसर आपको क्या देखने को मिलता है? इट इज 1 and 2 only। नेक्स्ट, कोलिजियम सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। द कोलिजियम सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द एनजैक एक्ट वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2015। द कोलिजियम कंप्राइजेस ओनली ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल। आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 2 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, इज इट 1, 2, 3? बहुत ईजी है बच्चे। कोलिजियम सिस्टम इन एनी सेंस हम स्टैटिक में भी पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है बच्चे दैट इज 2 only।
ना कोलिजियम सिस्टम को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लिया गया था? नहीं, इट वाज सेकंड जजेस केस जहां पर कोलिजियम सिस्टम आपको एस्टैब्लिश होता हुआ दिखा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को स्ट्रक डाउन किया था? हाँ जी बिल्कुल। तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एनजैक जो लाया गया था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करा गया 2015 में। ना कोलिजियम में आपको क्या देखने को मिलते हैं? इट इज सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, इसमें कोई अटॉर्नी जनरल का काम नहीं है। तो कोलिजियम क्या है? इट इज सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। नेक्स्ट, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के बारे में पूछा गया। दे एक्सरसाइज पावर्स सिमिलर टू सिविल कोर्ट्स बट आर नॉट पार्ट ऑफ द रेगुलर जुडिशरी। NHRC and CCI are examples of quasi-judicial bodies. The decisions are not subject to judicial review. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, or is it 1, 2, 3? Easy question है, logically भी अगर deduce करने की कोशिश करोगे तब भी कर लोगे। हाँ जी, ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर बच्चे 1 and 2 बन जाता है क्योंकि इनके जो डिसीजन रहेंगे दे आर अंडर जुडिशियल रिव्यू, राइट। तो NHRC हो गया, SHRC हो गया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, कैट हो गया, ये सारी आपको क्वाजी जुडिशियल बॉडीज देखने को मिलती हैं। क्या इनके डिसीजंस का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, राइट। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बाकी बिल्कुल ठीक है। इसके पास पावर्स कैसी होती हैं? जैसे एक सिविल कोर्ट्स के पास पावर एग्जिस्ट करती है वही पावर इनके पास भी एग्जिस्ट करती है। तो कल को विटनेस बुलाना हो, समन करना हो, एविडेंसेस बुलाने हो, तो इनके पास कैसी पावर्स हैं? सिविल कोर्ट्स जैसी पावर आपको एग्जिस्ट होती हुई दिखती है। क्लैरिटी है? ठीक है, सो आपका ऑप्शन क्या बन जाता है? इट इज 1 and 2 ओनली। क्लैरिटी है? सो दिस वाज योर 50th क्वेश्चन। नाउ यहां पर हमने 50th क्वेश्चन देखा एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट 1.5 years के जो आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड। These 100 questions are very crucial. Now what you have to do, allocate the themes. जहां जहां आपने गलती की है उसको दोबारा एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चंस खत्म होते हैं पॉलिटी के। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे, जो भी न्यूज में रहा है, उसको हमने MCQ फॉर्मेट में दिया है, राइट। सो जहां जहां पर आपने गलती की है बच्चे, उस टॉपिक्स को दोबारा एक बार रिवाइज कीजिए। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।